नमस्कार। सोचिए, आपके दरवाजे पर एक सरकारी अधिकारी दस्तक देता है। एक रूटीन विजिट, आप यही सोचते हैं। हम्म। लेकिन क्या हो अगर उसे एक विजिट से ये तय हो सकता है कि आप अगले चुनाव में वोट डाल पाएंगे या नहीं। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही विषय की पड़ताल करने वाले हैं जो दिखने में तो एक मामूली प्रशासनिक काम लगता है, लेकिन इसने भारतीय राजनीति में वोट चोरी के नाम से एक भूचाल ला दिया है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं भारत के चुनाव आयोग यानी ईसीआई के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर की। ये मतदाता सूची को अपडेट करने की एक बहुत ही गहन प्रक्रिया है। और आज हमारी चर्चा का आधार इलेक्टोरल रोल रिवीजन, द वोट चोरी कंट्रोवर्सी शीर्षक वाला एक बहुत विस्तृत विश्लेषण है जो इस पूरे मामले की परतें खोलता है। जी, और हमारा मिशन है इस पहेली को सुलझाना। आखिर ये एसआईआर है क्या? विपक्ष इसे अब तक की सबसे बड़ी वोट चोरी की साजिश क्यों बता रहा है? चुनाव आयोग इन आरोपों से खुद को कैसे बचा रहा है? और सबसे जरूरी, इस पूरे घमासान का लोकतंत्र पर क्या असर पड़ रहा है? और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लगभग 51 करोड़ मतदाताओं का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। चलिए इस उलझी हुई कहानी को सुलझाते हैं। 51 करोड़ का आंकड़ा ही बताता है कि कितना बड़ा और महत्वपूर्ण काम है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर, ये आखिर है क्या भला? हम सबने वोटर लिस्ट अपडेट के बारे में तो सुना है, तो ये उससे अलग और स्पेशल कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हर साल एक रूटीन अपडेट होता है जिसे समरी रिवीजन या एसएसआर कहते हैं। उसे आप घर की हल्की फुल्की सफाई समझ सकते हैं। ठीक है। लेकिन एसआईआर एक डीप क्लीनिंग की तरह है। ये चुनाव आयोग तब करता है जब उसे लगता है कि वोटर लिस्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां जमा हो गई हैं और बड़े चुनावों से पहले उसे पूरी तरह से खंगालने की जरूरत है। और ये करने का अधिकार उन्हें कहाँ से मिलता है? ये अधिकार उससे संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 से मिलता है। यानी ये सिर्फ नए नाम जोड़ने या कुछ नाम हटाने तक सीमित नहीं है, ये तो पूरी की पूरी लिस्ट को नए सिरे से परखने जैसा है। एकदम सही। चुनाव आयोग के इसके पीछे 4 साफ मकसद हैं। पहला है समावेश, मतलब इंक्लूजन, यानी हर उस नागरिक का नाम जोड़ना जो वोट देने के लायक है, खासकर वो युवा जो 18 साल के होने वाले हैं। ठीक है। दूसरा, और यहीं से विवाद शुरू होता है, वो है हटाना, यानी डिलीशन। अच्छा। यानी ऐसे नाम हटाना जो अब योग्य नहीं है, जैसे जिनकी मृत्यु हो गई हो, जिनके नाम 2 जगह पर हो, या जो हमेशा के लिए कहीं और बस गए हों। तो ये एक तरह का संतुलन बनाने वाला काम है ना। आप हर नए वोटर को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन साथ ही लिस्ट में मौजूद भूत और डुप्लीकेट नामों को भी हटाना चाहते हैं। और वो भी बिना किसी असली वोटर को बाहर किए। हाँ, बिल्कुल। और बाकी 2 मकसद इसी को पक्का करते हैं। तीसरा है सुधार, मतलब करेक्शन। किसी के नाम, पते या उम्र में कोई गलती हो तो उसे ठीक करना। और चौथा, जो कि लोकतंत्र का आधार है, वो है वैधता, लेजिटिमेसी, यानी एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को जमीन पर लागू करना। ठीक है, ये तो इसके इरादे हो गए, जो सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जमीन पर ये होता कैसे? एक आम नागरिक के लिए इस प्रक्रिया का मतलब क्या है? प्रक्रिया को 3 बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा है घर घर जाकर गणना। अच्छा। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ हर घर का दौरा करते हैं। अच्छा। अब ये बीएलओ कोई दिल्ली से आया बड़ा अफसर नहीं होता। नहीं, अक्सर ये उसी इलाके का कोई सरकारी कर्मचारी होता है, जैसे कोई टीचर या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। अच्छा। नियम के मुताबिक उन्हें हर घर पर कम से कम 3 बार जाना होता है। लेकिन एक मिनट, दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहर में जहां लोग दिन भर बाहर रहते हैं, किसी को 3 बार घर पर ढूंढ पाना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। क्या इसी वजह से असली वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं? यही तो इस प्रक्रिया की एक बड़ी चुनौती है और आलोचना का एक बिंदु भी। अगर बीएलओ 3 कोशिशों के बाद भी किसी को वेरीफाई नहीं कर पाता तो उस नाम पर सवालिया निशान लग सकता है। खैर, जो लोग मिल जाते हैं वे अपने और अपने परिवार के विवरण की पुष्टि करते हैं। इसके बाद आता है दूसरा चरण, दावे और आपत्तियां। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि चुनाव आयोग एक बहुत बड़ी फोन बुक छापता है, जिसे ड्राफ्ट रोल कहते हैं, और फिर पूरे देश से कहता है कि आके चेक कर लो कि आपका नंबर सही है या नहीं। हाँ, अच्छा। आपके उस पड़ोसी का नाम हटा है या नहीं जो पिछले साल घर बेचकर चला गया, और आपके उस बच्चे का नाम जुड़ा है या नहीं जो अब 18 का हो गया है। और अगर कोई गड़बड़ी हो तो नाम जुड़वाने के लिए ठीक है,
फॉर्म 7 अगर आपको किसी नाम पर आपत्ति है, जैसे किसी मृत व्यक्ति का नाम हटाने के लिए, और फॉर्म 8 अगर आपकी जानकारी में कोई सुधार करवाना है। इस काम के लिए करीब 1 महीने का समय दिया जाता है। और इन लाखों दावों और आपत्तियों का क्या होता है? यहीं पर तीसरा और आखिरी चरण आता है, फील्ड वेरिफिकेशन और अंतिम प्रकाशन। इसमें इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी EROs और BLOs हर एक दावे और आपत्ति की जमीनी हकीकत की जांच करते हैं। अच्छा, मतलब क्रॉस चेक होता है। हाँ, और सबसे जरूरी बात, अगर किसी का नाम हटाने का प्रस्ताव है तो उसे बाकायदा एक नोटिस भेजा जाता है और अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी का नाम चुपचाप काट दिया जाए। इस पूरी जांच पड़ताल के बाद ही अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाती है। ठीक है, अगर प्रक्रिया में इतने सारे चेक और बैलेंस हैं, नोटिस देने का प्रावधान है, तो फिर ये वोट चोरी का इतना बड़ा और विस्फोटक आरोप कहां से आया? सही सवाल। विपक्ष इसे एक सोची समझी साजिश क्यों कह रहा है? और यहीं से ये मामला एक प्रशासनिक प्रक्रिया से निकलकर एक राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो जाता है। विपक्ष, खासकर इंडिया ब्लॉक, का आरोप है कि इन सारे नियमों और प्रक्रियाओं की आड़ में सत्ताधारी पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों के वोटरों को निशाना बना रही है। मतलब उनके आरोपों के कुछ आधार होंगे? जी, उनके आरोपों के 3 मुख्य स्तंभ हैं। तो चलिए पहले स्तंभ की बात करते हैं। सबसे बड़ा आरोप क्या है? सबसे बड़ा और सीधा आरोप है विपक्षी गढ़ों में चुन चुनकर नाम काटना, टारगेटेड डिलीशन। टारगेटेड डिलीशन। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से ये कहा है कि ये SIS सिर्फ उन लोकसभा और विधानसभा सीटों पर ज्यादा सख्ती से चलाया जा रहा है जहां हाल के चुनावों में विपक्ष को जीत मिली या उनकी पकड़ मजबूत है। क्या ये सिर्फ एक हवाई बात है या उन्होंने कोई ठोस आंकड़ा भी दिया है? अखिलेश यादव ने तो एक बहुत ही सनसनीखेज दावा किया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहां इंडिया ब्लॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहां हर विधानसभा क्षेत्र से 50,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाने की तैयारी है। 50,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। 50,000 वोट किसी भी चुनाव का नतीजा पलट सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रक्रिया पर सवाल नहीं है, ये सीधे सीधे चुनाव को प्रभावित करने का आरोप है। और क्या सिर्फ इलाकों को टारगेट करने का आरोप है या कुछ और भी है? नहीं, आरोप इससे भी ज्यादा गहरा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये टारगेटिंग सिर्फ ज्योग्राफिक नहीं बल्कि डेमोग्राफिक भी है। डेमोग्राफिक मतलब? यानी हाशिए पर रहने वाले समुदायों, अल्पसंख्यकों और कुछ मामलों में महिलाओं के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। DMK ने पहले भी तमिलनाडु में ऐसे ही आरोप लगाए थे कि बड़े पैमाने पर नाम हटाने की प्रक्रिया में मुस्लिम मतदाताओं और महिलाओं को उनके वोट के अधिकार से वंचित किया गया। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। विपक्ष का दूसरा बड़ा आरोप क्या है? दूसरा आरोप प्रक्रिया के डिजाइन पर है। वे इसे कहते हैं बोझिल दस्तावेजीकरण और प्रक्रियात्मक बाधाएं। अच्छा। आलोचकों का मानना है कि नियम कानून ऐसे बनाए गए हैं जो आम, गरीब और प्रवासी नागरिकों के लिए एक जाल की तरह हैं, जिसमें वे आसानी से फंसकर लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। एक नियम ये है कि कुछ मामलों में अगर आपका नाम 2003 के बाद लिस्ट में जुड़ा है तो आपको उस समय की मतदाता सूची के संदर्भ में अपनी उम्र या पते का कोई प्रमाण देना पड़ सकता है। 2003 मतलब 20 साल से भी ज्यादा पुराना। जी। अब आप खुद सोचिए, एक दिहाड़ी मजदूर जो काम के लिए शहर शहर भटकता है, वो 20 साल पुराना दस्तावेज कहाँ से लाएगा? नामुमकिन है। ये एक तरह से सिस्टम की कठोरता और लोगों की जिंदगी की अस्त-व्यस्त सच्चाई के बीच का टकराव है। और पहचान पत्रों को लेके भी तो कुछ विवाद है ना? जी, एक बड़ी आलोचना ये है कि आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर और मनरेगा कार्ड को पते के प्रमाण के तौर पर कई जगह स्वीकार नहीं किया जा रहा है। पर ये तो सबसे आम दस्तावेज हैं। बिल्कुल, ये वो दस्तावेज है जो एक आम भारतीय के पास सबसे आसानी से मिल जाते हैं। इन्हें ना मानना लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो प्रक्रिया के समय पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब देश में शादियों का मौसम चल रहा हो तब आप घर घर जाके लोगों को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? आधी आबादी तो किसी रिश्तेदार की शादी में गई होती है। ये तो वाकई एक बहुत ही व्यवहारिक बात है। तो विपक्ष का तर्क सिर्फ वोट काटने को लेकर नहीं है बल्कि प्रक्रिया के खामियों को लेकर भी है। जी। और उनका तीसरा और आखिरी बड़ा आरोप क्या है? तीसरा आरोप सीधा रेफरी पर ही है, यानी चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप।
अच्छा, विपक्ष का मानना है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा, बल्कि भाजपा के छाया में काम कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ईसीआई एक साफ सुथरी लिस्ट बनाने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। और सारा बोझ राजनीतिक दलों पर डाल रहा है। बिल्कुल, खासकर उनके बूथ लेवल एजेंट्स यानी बीएलएस पर। लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो बूथ लेवल एजेंट बीएलए हर पार्टी के हो सकते हैं, तो फिर इसमें जिम्मेदारी डालने वाली बात कहां से आई? विपक्ष का तर्क है कि एक अकेला पार्टी का कार्यकर्ता पूरी सरकारी मशीनरी के सामने कितना प्रभावी हो सकता है, खासकर अगर मशीनरी पर ही पक्षपात करने का आरोप हो। ये भी एक मुद्दा है। उनका ये भी कहना है कि जब वे प्रक्रिया में गड़बड़ियों की शिकायत करते हैं तो चुनाव आयोग उसे नजरअंदाज कर देता है। तो कुल मिलाकर आरोप सिर्फ नियमों पर नहीं बल्कि नीयत पर है। ठीक है, तो विपक्ष के ये 3 बड़े आरोप हैं: टारगेटेड डिलीशन, मुश्किल प्रक्रिया और चुनाव आयोग का पक्षपात। अब इन विस्फोटक आरोपों के जवाब में चुनाव आयोग क्या कह रहा है, वो अपना बचाव कैसे कर रहा है? चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को निराधार और विषाक्त बयानबाजी कहकर पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मतलब सीधे सीधे खारिज? हाँ, उनके बचाव के भी अपने तर्क हैं। सबसे पहला और सबसे मजबूत तर्क है उनका संवैधानिक जनादेश। यानी वो कह रहे हैं कि हम पर आरोप मत लगाइए, संविधान ने हमें ये काम सौंपा है। बिल्कुल, उनका कहना है कि अनुच्छेद 324 हमें एक निष्पक्ष चुनाव कराने का आदेश देता है और निष्पक्ष चुनाव की पहली शर्त ही एक साफ सुथरी और सटीक मतदाता सूची है। हाँ। और उसी संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने की एक स्थापित और पारदर्शी प्रक्रिया है। वे इसे कोई नई या छिपी हुई साजिश नहीं बल्कि एक जरूरी काम बता रहे हैं। और पारदर्शिता को लेकर उनका क्या कहना है, खासकर जब विपक्ष प्रक्रिया को ही संदिग्ध बता रहा है? ईसीआई अपनी बहुस्तरीय सत्यापन प्रक्रिया पर जोर देता है। वे कहते हैं कि कुछ भी पर्दे के पीछे नहीं हो रहा है। जैसे पहले बीएलओ घर घर जाते हैं, फिर ड्राफ्ट रोल सबके सामने प्रकाशित होता है, फिर दावों और आपत्तियों के लिए पूरा 1 महीना दिया जाता है, और जैसा हमने पहले बात की, किसी का नाम हटाने से पहले उसे नोटिस दिया जाता है। तो उनका तर्क है कि हर कदम पर पारदर्शिता रखी गई है। लेकिन उस बीएलओ वाले मुद्दे पर ईसीआई का क्या स्टैंड है जिसे विपक्ष जिम्मेदारी से भागना बता रहा है? यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है। ईसीआई के लिए राजनीतिक दलों की भागीदारी एक कमी नहीं बल्कि इस प्रक्रिया की एक ताकत है। अच्छा, वो कैसे? वे कहते हैं कि हमने तो सभी मान्यता प्राप्त दलों को अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का अधिकार दिया है। इन बीएलएस को उन सभी नामों की लिस्ट दी जाती है जिन्हें जोड़ने या हटाने का प्रस्ताव है, ताकि वो खुद निगरानी कर सकें। हाँ, ताकि वे खुद देख सकें और अगर कुछ गलत हो रहा हो तो तुरंत आपत्ति जता सकें। मतलब ईसीआई कह रहा है कि हमने तो विपक्ष को भी निगरानी करने का एक जरिया दिया हुआ है। हाँ, और मजे की बात यह है कि इस विवाद के बाद कांग्रेस ने खुद अपने BL2 सिस्टम को सक्रिय करने के लिए देश भर में बैठकें की हैं। अच्छा, यह दिखाता है कि यह तंत्र मौजूद है और पार्टियां इसका इस्तेमाल भी कर रही हैं। इसके अलावा ईसीआई यह भी याद दिलाता है कि यह पूरी प्रक्रिया कानूनी समीक्षा के दायरे में है। मतलब कोर्ट जाया जा सकता है। बिल्कुल, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में दखल दिया है और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ईसीआई को निर्देश दिए हैं। और अगर कोई जानबूझकर गलत जानकारी दे, जैसे किसी जिंदा इंसान को मृत बता दे, तो क्या होता है? ईसीआई के दिशा निर्देशों में साफ लिखा है कि ऐसा करना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एक दंडनीय अपराध है। सजा भी हो सकती है। हाँ, मृत्यु या किसी के कहीं और बस जाने के बारे में झूठी जानकारी देने पर जेल भी हो सकती है। तो उनका कहना है कि हमने डराने, धमकाने और गलत जानकारी देने वालों को रोकने के लिए भी कड़े नियम बनाए हैं। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। हमने दोनों पक्षों के तर्क सुन लिए। इस पूरी लड़ाई का भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के भविष्य पर क्या असर पड़ रहा है? अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया पर बहस नहीं है, ये चुनावी प्रक्रिया की वैधता पर एक बुनियादी संघर्ष है। इसका सबसे सीधा असर तो चुनावी नतीजों पर पड़ने की आशंका में दिखता है। बिहार में एक बहुत गहन CIR के बाद हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर आज भी बहस होती है। सही बात है। हालांकि ये साबित करना लगभग नामुमकिन है कि लिस्ट में हुए बदलावों से नतीजा कितना प्रभावित हुआ, लेकिन सिर्फ ये धारणा ही कि लिस्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है वही काफी है विश्वास कम करने के लिए। बिल्कुल, वो नतीजों में जनता के विश्वास को खत्म कर सकती है। और ये मामला अब सिर्फ राजनीतिक भाषणों और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित नहीं रहा है ना? बिल्कुल नहीं, ये लड़ाई अब कानूनी लड़ाइयों का रूप ले चुकी है।
कई विपक्षी दलों ने एसआईटीआई प्रक्रिया की वैधता और उसके समय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और जब राजनीतिक दल सड़क की लड़ाई को अदालत में ले जाते हैं तो ये दिखाता है कि संस्थानों पर अविश्वास कितना गहरा हो चुका है। और हम जैसे आम लोगों पर, मतदाताओं पर इसका क्या असर हो रहा है? शायद सबसे बड़ा और अनपेक्षित असर जन जागरूकता पर पड़ा है। वोट चोरी की इस कहानी ने लाखों लोगों को जगा दिया है। ये तो है। आज पहले से कहीं ज्यादा लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर रहे हैं, अपने परिवार वालों के नाम देख रहे हैं। एक उबाऊ सरकारी काम जिस पर पहले किसी का ध्यान नहीं जाता था, आज वो प्राइम टाइम डिबेट का टॉपिक है। हाँ, आज उस पर मीडिया और जनता की पेनी नजर है। ये एक तरह से लोकतंत्र के लिए अच्छा भी है, लेकिन ये संस्थाओं पर घटते विश्वास का संकेत भी है। तो आज हमने देखा कि कैसे मतदाता सूची को साफ सुथरा रखने की एक जरूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया वोट चोरी के आरोपों के बवंडर में फंस गई है। एक तरफ चुनाव आयोग है जो इसे अपना संवैधानिक कर्तव्य और एक पारदर्शी प्रक्रिया बता रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो इसे वोटरों को उनके सबसे बड़े अधिकार से वंचित करने की एक गहरी साजिश के तौर पर देख रहा है। और अंत में ये पूरा विवाद हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के मुहाने पर लाके खड़ा कर देता है। और वो सवाल क्या है? हमारे स्रोत बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में अब अभूतपूर्व नागरिक सतर्कता की जरूरत है। हर किसी को खुद अपना नाम चेक करना होगा, खुद जागरूक रहना होगा। मतलब जिम्मेदारी अब वोटर की हो गई है। और यहीं से ये गहरा सवाल उठता है, राजनीतिक अविश्वास के इस दौर में क्या एक निष्पक्ष वोट सुनिश्चित करने का बोझ अब धीरे धीरे संस्थाओं से हटकर हम जैसे आम और व्यक्तिगत मतदाताओं पर आ गया है? और अगर हाँ, तो लोकतांत्रिक भागीदारी के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं?